नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। उत्तर प्रदेश में अपने लगातार घटते वोट प्रतिशत और लगातार सिकुड़ती सीटों के बावजूद बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 2024 में बाउंस बैक करने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। चाहे वो इमरान मसूद या अतीक अहमद के परिवार को अपने साथ जोड़कर मुसलमानों को एक संदेश देने की बात हो, या फिर वो विश्वनाथ पाल जैसे अति पिछड़ी बिरादरी से आने वाले एक नेता को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना देने जैसी बात हो। तमाम मायावती की रणनीतियों में हम बदलाव देख रहे हैं और 2024 के लिए उनकी कोशिशें, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर उनके हमले या फिर राहुल गांधी की यात्रा में ना जाने का फैसला, तमाम वो चीज़ें हैं। हाल में मायावती की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने यूपी तक से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बातचीत की। उसमें उन्होंने कई दावे किए। जो सबसे बड़ा दावा विश्वनाथ पाल ने किया कि 2024 का चुनाव मायावती के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खोल सकता है। अब 2022 में महज एक एमएलए को जिताकर मायावती 2024 में प्रधानमंत्री बनने के रास्ते खोज रही हैं विश्वनाथ पाल के मुताबिक। तो ये पहली नज़र में सुनने में हैरानी हमें इस बात पर हो सकती है, लेकिन क्या वो ऐसा कुछ कर पाएंगी? क्या वो 2022 के एक विधायक को ना सही लेकिन 2019 में 10 सांसदों को जिता लिया था मायावती ने, क्या वो अपनी उस पोजीशन पर लौट पाएंगी या फिर वाकई पलटवार करते हुए कोई बाउंस बैक करेंगी मायावती? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक। सैयद कासिम साहब ने कहा कि टूटा हुआ दलित वोट वापस लौटे, मुसलमान का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो और विश्वनाथ पाल को जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो यानी पिछड़ों और अति पिछड़ों में भी मायावती एक सेंध लगाए, खासतौर पर बीजेपी के वोट में, तो उनकी वापसी क्या जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बाउंस बैक हो सकता है। हालांकि मुझे जहां तक याद आता है कि एचडी देवेगौड़ा भी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उनकी पार्टी के शायद 46-47 सांसद थे। लेकिन ये बात सही है, मधु कोड़ा तो अकेले झारखंड में अकेले विधायक थे और सीएम बन गए थे। तो हमारी डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि कोई कहीं भी हाशिए पर हो भले ही, लेकिन वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एवरेस्ट की चोटी के सपने तो देख ही सकता है या कम से कम योजना तो बना ही सकता है। तो आपको क्या लगता है कि मायावती को अगर पीएम बनाने की बात उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं या जिस तरह की चीज़ें सैयद कासिम साहब ने बनाई, अगर वो सारे संयोग बनते हैं तो क्या आपको मायावती 2024 में लौटती हुई दिखती हैं? मेरा मानना है कि ये उन्हें प्राइम मिनिस्टरियल पद के से ज्यादा उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास है। तो अब दलितों को फिर से एक संदेश देना चाहती हैं दलित जागरूकता के रूप में कि उनका व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अभी वो कमजोर नहीं हुआ है। इसके 4 कारण मुझे दिखाई देते हैं। पहला ये कि बीजेपी अगर बहुमत में नहीं आती है तो मायावती अपना एक झंडा बुलंद कर दे। दूसरा कारण है कि जो दलित मुस्लिम गठजोड़ वो बनाना चाहती है, उसके लिए भी कमजोर नेता के साथ कौन जुड़ेगा? तो मायावती अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाती हैं या वो कम से कम इस तरह की बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ एक जोश आएगा नए वोटर के पास। और तीसरा कारण जो चंद्रशेखर का है, शायद मुझे लगता है चंद्रशेखर जिस तरह से उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों तक अपनी पैठ बना रहे हैं, तो मायावती जी अपने पुराने वोटर को अपने पास लाने के लिए, दलित वोटर जो 12%, 12.5% रह गया है, जो 20% से प्लस हमेशा रहता था, तो जो 8-10% का दलित वोटर छिटक कर गया है, वो भी चंद्रशेखर की जगह मायावती के साथ पुनः जुड़े, या जो बीजेपी के साथ गया है उसकी जगह मायावती जी के साथ पुनः जुड़े, तो क्यों जुड़े? तो ये जो प्रधानमंत्री के पद की बात कह के एक सर्वाइवल का प्रयास ज्यादा मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें। आप देखिए कि 3-4 सालों से मुझे बिफोर कोविड के बाद या आफ्टर कोविड बीएसपी राजनीतिक रूप से कभी सक्रिय नहीं दिखाई दी। राजनीतिक रूप से वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। चुनाव के पहले तो ये भी उड़ रहा था कि मायावती को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो कुल मिला करके जो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती के साथ भ्रम की स्थिति बनी कि वो राजनीतिक अनिच्छुक हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, वो सीबीआई से डर गई हैं, ये इतने कारण थे कि मायावती चर्चा में नहीं थी। बीएसपी इस समय चर्चा में बंद हो गई थी पिछले 1-1.5-2 सालों से, तो परिचर्चा में ही नहीं है। तो जब एक प्रश्न उन्होंने उठाया
लगा कि मायावती प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, तो आप देखिए कि पूरे उत्तर भारत में उन पर एक फोकस गया, उन पर एक नोटिस गया, और वो नोटिस केवल मीडिया में नहीं गया होगा, राजनीतिक दलों के पास भी गया होगा, और उनके वोटर तक गया ये संदेश कि मायावती जी अब अपनी निष्क्रियता से बाहर निकल रही है, मायावती जी अब सक्रिय हो रही है। मुझे लगता है कि मैं उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में सीरियसली, कासिम सर जो कहा कि वो खुद बनना चाहती कि नहीं, वो देखिए ऐसे तो मधु कोड़ा जैसा उनका भाग्य, जैसा कि आपने बताया एक विधायक थे और वो सबने मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा भाग्य होगा तो मायावती जी बन जाएंगे। लेकिन ये बयान मायावती जी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुनर्स्थापित करने का प्रयास है, जो वो चर्चा से बाहर हो गई थी, जो लोगों ने, उनके अपने वोटर ने उनको नोटिस करना बंद कर दिया था, उनका कोर वोटर उनसे दूर हट गया था, और उसके साथ साथ जो मायावती ने दलित और ब्राह्मण का खेल खेला था, वो या जो रणनीति थी दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ था, वो फेल हो गया 19 और 22 के चुनाव में। तो अब उनको लगता है कि क्योंकि मुस्लिम मत अखिलेश यादव को मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सर्वाधिक प्राप्त हुआ, उसके बाद में भी जो मुस्लिमों का बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि बीजेपी सत्ता पे ना आए, वो वर्ग अखिलेश से नाराज है कि आपको इतना मत दिया, 89-90% तक दिया, फिर भी आप सत्ता बीजेपी को नहीं रोक पाए, तो एक बड़ा नाराज वर्ग मुस्लिमों का भी हो सकता है। और जैसे आप देखें गुड्डू जमाली हैं या इमरान मसूद हैं या शाह आलम जैसे लोग हैं, तो एक से एक नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वो नेताओं के ऊपर दाग भी हैं तो दाग अच्छे हैं, लेकिन मुस्लिम नेताओं को वो लगातार शामिल कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये 2024 की लड़ाई के लिए एक सीरियस नोट देने का प्रयास ज्यादा है। मैं मायावती जी के लिए शायद बीएसपी भी उम्मीद नहीं करती होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में है या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में है, लेकिन एक दावेदारी कर देने में क्या बुराई है। मान लो बीजेपी का पूर्ण बहुमत ना है, तो जैसे अरविंद केजरीवाल दावेदार हैं, जैसे राहुल गांधी जी दावेदार हैं, जैसे नीतीश कुमार जी दावेदार हैं, जैसे चंद्रशेखर जी दावेदार हैं, तो बहन मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक दावेदार है। इस तरह से वो शायद एक गेम प्लान कर रही बीएसपी, और मुझे उम्मीद है कि पहला कदम उसने सही पड़ा, वो अपने परिचर्चा में आने में तो सफल हुए। जी आलोक जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि तो वो भी तो एक बड़ा फैक्टर है जो जिन्होंने ये दिखाया है कि 2022 के चुनाव में 37% जनता उनके साथ है। मुस्लिम यादव तो उनके साथ है ही, अदर बैकवर्ड क्लास, और इवन हमने देखा कि दलित वोट भी इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिले। ऐसी स्थिति में मायावती ये सर्व समाज को कहा, मतलब जिसकी बात वो कर रही है वो होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है मुझे। जी अमीश, देखो ऐसा है, मायावती की ग्रोथ को आप देखेंगे तो जब मायावती जी शुरुआत में रैलियां करती थी तो उनके मंच से भाषण दिया जाता था कि ब्राह्मण या सवर्ण समाज हो अगर भाषण तो वहां से चला जाए, क्योंकि उनको एब्यूसिव बात करनी होती थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। लेकिन उससे मायावती ने ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद वो स्टैग्नेंट हो गई। तो उनको फिर एक जब सतीश मिश्रा जैसे लोग जुड़े तो उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा वर्ग, यानी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एक वोट बैंक है। ये प्रयोग तो सबसे पहले मायावती जी ने किया था ना, वोट बैंक, सफल वोट बैंक के रूप में, और सरकार बनाई उन्होंने। लेकिन उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक तहसील है घाटमपुर तहसील। घाटमपुर तहसील में पूरे उत्तर प्रदेश भर में सबसे ज्यादा सवर्णों और पंडितों पर हरिजन एक्ट लगा। उस हरिजन एक्ट की बदनामी इतनी हुई कि मायावती की छवि फिर ब्राह्मण विरोधी बनी और सत्ता से बाहर। अब जब मायावती अब आ रही हैं, वो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वोट बैंक की उम्मीद नहीं करती, इसीलिए सतीश मिश्र जैसे लोग शायद वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि अब वो नए गठजोड़ की तरफ जा रही है। पुरानी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मायावती जो है अब सवर्णों के बहुत बड़े वोट बैंक की उम्मीद नहीं रख रही है, इसलिए दलित वोट बैंक उनके पास वापस आ जाए, प्लस मुस्लिम वोट बैंक जो अखिलेश यादव से सैचुरेटेड है या फ्रस्ट्रेटेड है, या ऐसा लगता है कि अखिलेश जी उनके साथ उस तरह नहीं खड़े हैं। अब आप बताइए, आप जाकर के मंदिर में और पंगत में कुछ खाएंगे और आप एक संकेत देंगे, उसके संकेत होते हैं ना राजनीति में, और मुस्लिम तो बहुत जल्दी संकेत को पढ़ लेता है। यानी आप संकेत ये दे रहे हैं कि आप हिंदुओं के हिंदुत्व की तरफ झुक रहे हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन ये सब संकेत होते हैं। तो मुसलमानों को लगता है कि अखिलेश जी उस तरह से हमारा साथ नहीं देते। इरफान सोलंकी के लिए कानपुर आते हैं और उसके बाद फिर दोबारा उनके लिए कोई आगे का बड़ा स्टेप नहीं उठाते उनके लिए,
ठीक है, लेकिन एक ट्वीट के लिए आप डीजीपी कार्यालय घेर लेते हैं क्योंकि वो व्यक्ति मुस्लिम नहीं था, हिंदू था, ये एक संकेत जाता है। तो इसको गौर से समझना हो कि मायावती ब्राह्मणों का उस तरह का वोट बैंक नहीं चाहती है। अब मायावती ब्राह्मणों का जो वोट बैंक का नुकसान हुआ है वो मुसलमानों से वोट बैंक को कवर करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी लगभग 35% है, ठीक है, दलित 20% के आसपास या 20-22% रख लो, और 15 से 18% मुस्लिम वोट बैंक। अगर इनको जोड़ते हैं तो 70% से ज्यादा मत होते हैं। तो मायावती की नजर अभी 70% की तरफ है कि 70, देखिए 70 में 70 तो मिलने से रहा, वो तो बीजेपी किसी को भी नहीं मिला, लेकिन वो इस बड़े वोट बैंक की तरफ फोकस कर रही है कि इसका कुछ हिस्सा भी अगर हमारे पास वापस आ जाता है तो हम अपनी पुरानी हुई जो खोई हुई स्थिति है उस खोई हुई स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो जब अपने आप को प्रधानमंत्री की उम्मीदवार घोषित कराती है, जिससे दलितों को संदेश देना चाहती है कि हमारे साथ आने में आपकी दलित अस्मिता ज्यादा बड़ी होगी। जैसे जब वो मुख्यमंत्री थी तो हर दलित बड़ा खुश होता था। आज भी आप जब वो लखनऊ जाइए तो जो बनाया है पार्क, उसमें जो भी दलित आज भी गुजरता है, जी आज भी जो दलित गुजरता है वो गर्व फील करता है, क्योंकि शाहजहां के बाद इतने बड़े पार्क को इतना ज्यादा पत्थर भारतीय इतिहास में 400 सालों में किसी ने नहीं उपयोग किया। हालांकि उसकी वजह से उनकी सरकार भी गई, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन दलित गौरवान्वित महसूस करता है। तो मायावती जी यही कह रही है कि चंद्रशेखर में अभी उतनी ऊर्जा नहीं है कि वो दलितों के नेता बन सके। दलितों के नेता मैं हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ। इसलिए अगर आपको दलित फैक्टर है, दलित चेतना का जो लीड करने वाला रोल है वो मेरे पास है, ये बात वो बताने की कोशिश कर, मुझे लगता है ये लेकिन इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ इसी में। जो आप बात कह रहे हैं ये बात सैद्धांतिक रूप से तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जब हम अगर इसे आंकड़ों के आधार पर देखें तो जैसे 2022 का जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो उत्तर प्रदेश में जो दलित वोटर्स हैं वो करीब 20% के आसपास है, जिसमें 12% जाटो है और अदर एससी जो है वो 8% के करीब है। तो ये जो 12% जाटो है ये मुस्लिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का। अगर हम इसको 2017 में देखें तो जो 12% जाटो थे उसमें 87% जाटो ने बीएसपी को वोट किया था, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा घट के 65% हो गया। 22% की कमी, आप समझ रहे हैं, ये मैसिव है। दलितों के अंदर भी ये भावना जो थी कि मायावती उनकी एक आइडेंटिटी को नेशनली भारत के स्तर पर रिप्रेजेंट करती हैं, उसमें भी तो हम बहुत कमी देखने को मिल रही है कि उनका एक बड़ा वोट समूह उनके हाथ से छिटक गया। अब इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर पाएंगे, वो प्रयास करेंगे, वो कर नहीं पाएंगे। देखिए भारत का प्राइम मिनिस्टर, इलाहाबाद का आपको प्रयाग याद होगा कि जब मोदी जी गए थे दलितों के पैर धो रहे थे, तो बीजेपी भी तो दलित प्रेम बहुत प्रदर्शित कर रही है। मैं कह रहा हूं कि उनका प्रयास ये है कि वो ऐसा कर पाए, ऐसा करें। सफल होंगी इसमें मुझे बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखती है। मैं नहीं मानता हूं कि मायावती 2024 में कोई बहुत बड़ा करिश्मा उत्तर प्रदेश की राजनीति में करने जा रही, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए लड़ाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस सपा होने जा रही है। अब मायावती इसमें अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें इस वोट बैंक में। अब देखिए अगर गैर यादव ओबीसी में तो बीजेपी का होल्ड है। अब बताइए जो गैर यादव ओबीसी है वो सत्ता में है, उसके नेता सत्ता में है, बीजेपी के साथ वो को भी बीएसपी के साथ जाएगा। दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ आ गया, वो बीएसपी के साथ क्यों जाएगा? लेकिन फिर भी कोई भी, जब जैसे बीजेपी अभी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी थी, 20% से नीचे मत था, लेकिन अचानक बीजेपी का ग्रोथ होता है कि नहीं होता है? तो राजनीति में कोई भी पार्टियां खत्म नहीं होती पूरी तरह से जब तक कि उनका नेता बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना न चाहे। तो बीएसपी ग्रो बिल्कुल नहीं कर सकती, ये कौन दावा कर सकता है? लेकिन 1-1.5 साल में अगर बीएसपी कुछ प्रयास करती है तो भी बहुत बड़ा ड्रामेटिक परिवर्तन नहीं करेगी। हाँ, अगर वो 3-4 साल लगातार प्रयास कर रही होती है 2020 के बाद से और यूपी के चुनाव में बहुत एक्टिव होती है तो 3-4 साल लगते हैं किसी पार्टी को अब भरोसा कायम करने में। दूसरा, अगर बीएसपी भरोसा कायम करे तो कैसे कि बीजेपी से गैर यादव ओबीसी नाराज, इवन लोकसभा में तो यादव भी 33% तक पर बीजेपी को देते हैं जब राष्ट्रीय मैटर आता है तो वो नाराज क्यों होगा बीजेपी से? अच्छा मान लो बीजेपी से नाराज है तो सपा का वोटर है, तो सपा ने भी ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है, छोटी मोटी नाराजगियां हैं, लेकिन मुस्लिम मत को पता है कि सपा को अगर हम छोड़ देते हैं, बसपा की तरफ भी चले जाएंगे मत देने के लिए, तो उनका मत बहुत ज्यादा विभाजित हो जाएगा। और जब मत विभाजित हो जाएगा
तो उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। और मुस्लिम टेंडेंसी मत देने की तो यही है कि बीजेपी के अगेंस्ट जो स्ट्रॉन्ग उसी को मत मिले। तो बीजेपी के अगेंस्ट तो यूपी में सपा ही स्ट्रॉन्ग है ना आज की डेट में। हाँ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो कासिम सर कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस मिल जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कुछ प्रभाव दिखाई दे सकता है, वहां बीजेपी या सपा को कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश में इनके मिलने पर बहुत बड़ा परिवर्तन हम इसमें नहीं देखता हूँ। जी, हमारे एक दर्शक हैं लाइट ऑफ एशिया, ये हैंडल है इनका।